नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम। स्वागत है आज के लाइव में। तो आज क्योंकि ये इज़राइल पैलेस्टाइन वाला जो इशू है, इस पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पिछले लाइव वीडियोस में अपने बोला था कि ये पूरा इशू जो है ये अगले 3-4 दिनों तक अगर चलता रहता है तो फिर इसके डायनामिक्स और इसका शक्ल बदलने लगेगी और ये फिर एक दूसरे तरह का मामला बन जाएगा, है ना। तो इस पे मैंने आपसे बात की थी। आज देखा जाए तो 6 से 7 दिन हो गए हैं और 6000 से ज्यादा बम इजराइल गिरा चुका है। अभी जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि 24 घंटे के अंदर 11 लाख के करीब पैलेस्टाइनियंस जो हैं उनको ये कहा है कि नॉर्थ से वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस स्टार्ट करना चाहती है इजराइल की आर्मी, और इन ग्राउंड ऑपरेशंस में कोई कैजुअलिटीज या डेथ्स ना हो सिविलियंस की, इसलिए इनको 11 लाख लोगों को बोला है कि आप लोग शिफ्ट होइए, मूव होइए। और इन्होंने इसमें से भी काफी लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी है। हालांकि अब हमास और बाकी के सारे लोग इसको एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बना रहे हैं कि इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे मूव कराएंगे, वहां ये लोग कहाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल दिक्कत है, लेकिन इजराइल अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि हम टाइम नहीं देंगे, 24 घंटे के अंदर आप मूव करिए, क्योंकि उसके बाद हम बॉम्बिंग शुरू कर देंगे इस इलाके में। तो ये एक इशू बन गया है वहां पे। इजराइल ने, अब आप सोचिए कि 350 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो पूरा है, और अगर लेंथ वाइज देखें तो ये अराउंड 60 किलोमीटर्स बाई 40-50 किलोमीटर्स चौड़ा, बस इतना है। और इसमें एक साइड 30-40 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, और बाकी ऐसे एल शेप में इजराइल का बॉर्डर लगता है, और उस तरफ समंदर है। इजराइल की प्लानिंग ये है कि इजराइल से लगती हुई जितनी जमीन है वो 1 किलोमीटर दूर तक इजराइल उसको बफर बना के, खाली बना के रखना चाहता है। तो एक तो उनका वो है। दूसरा उनका कहना है कि समंदर की साइड भी, समंदर से 1 किलोमीटर की जमीन जो है उसको भी वो बफर बना के, खाली बना के रखना चाहते हैं कि ये गाजा वाले जो हैं, ये पैलेस्टीनियंस, ना इनको समंदर की एक्सेस हो और ना ये इजराइल के बॉर्डर के 1 किलोमीटर तक पहुंच सकें। तो ये अभी एज ऑफ नाउ उनका प्लान है। और उस चक्कर में दूसरा क्या है कि इजराइल वाले लगातार एक बात कर रहे हैं, गाजा मेट्रो। तो आपको लगेगा कि यार ये पिछड़ा सा इलाका है, जैसा बताया जाता है, गरीबी है और सब कुछ है, तो इसमें मेट्रो कहां से आई। तो वो गाजा मेट्रो की जो बात हो रही है वो ये 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, इस जमीन के नीचे हमास ने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की टनल्स बना रखी हैं। लंबी लंबी टनल्स हैं, 3-3, 4-4 लेयर में टनल्स हैं। बड़े बड़े इनके वेयर हाउस से लेके फैक्ट्री कारखाने तक सब अंडरग्राउंड बना रखे हैं, और वहां पे इनका हथियारों का, बारूद का स्टोरेज से लेकर के फैक्ट्री कारखाना, गोला बारूद बनाने का सब वहां पे है। और इजराइल आज उसको टारगेट करना चाहता है, और उसके लिए उसका कहना है कि हमें पूरा ये गाजा वगैरह एरिया जो है ये खाली चाहिए। हम इसकी बिल्डिंगों की एक एक की तलाशी लेके देखेंगे टनल्स की एंट्रीज कहाँ से हैं। उसके बाद इन टनल्स को घुसेंगे अंदर, हम तलाश करेंगे कि हमारे कोई बंधक तो नहीं लेकर के रखा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो बंधक उठा करके ये ले गए हैं अगवा करके, इनको इन्हीं टनल्स में जेल बना रखी है और वहां पे रखा हुआ है। तो इजरायली आर्मी वहां जाना चाहती है। वहां से जब वो श्योर हो जाएंगे कि सारे हमको मिल गए हैं हमारे लोग, तो उसके बाद इन टनल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात है कि बम से उड़ा दो। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये जो बचे हुए सिविलियंस हैं इनको ये वापस अपनी जगह पे आने की परमिशन देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में, और ये अभी आधे हिस्से में या 1/3 हिस्से में कर रहे हैं गाजा के, जो 60 किलोमीटर की मैंने बताई उसकी लंबाई है, तो उसमें समझ लीजिए 20 से 30 किलोमीटर का एक एरिया लेकर के अभी उसकी सफाई कर रहे हैं, फिर अगले में करेंगे, फिर अगले में करेंगे। तो ये एक बहुत लंबा, करीब आप समझ लीजिए कि
महीनों तक चलने वाला प्रोसेस है। इसके लिए इजराइल ने सिर्फ गाजा के लिए इस 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए 3000 के करीब, 2800 से 3000 के करीब टैंक्स डिप्लॉय किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मोबिलाइजेशन है। प्लस 3 लाख अपने रिजर्व्स बुला लिए हैं। तो 2-2.5-3 लाख की अगर आर्मी है तो उसके पीछे 3 लाख के रिजर्व, मतलब 5-6 लाख की आर्मी तैयार कर ली है इजराइल ने। तो वो बहुत सीरियसली इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमास की बात करें तो उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो एक इस्लामिक सेंटीमेंट को इन्वोक करके अलग अलग दुनिया के देशों में अपने लिए एक सपोर्ट खड़ा कर सकें। फंडिंग का वो अपील कर रहे हैं लगातार कि हमको पैसे दिए जाएं, मदद दी जाए, एड दी जाए। और उसके साथ वो हर देश में ये अपील कर रहे हैं कि जो भी मुस्लिम्स हैं वो एक जिहाद की कॉल दे रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपनी कंट्री में जिहाद शुरू करें। पैलेस्टाइनियंस का हिस्ट्री ये है कि जूस की शुरुआत होती है कि जब इजिप्ट में जो फराओं का राज था, फराओं के राज में मोसेस का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है फराओ के साथ, और इनको अपने सपोर्टर्स के साथ, समर्थकों के साथ इजिप्ट से निकाला जाता है। ये वहां से निकल के बाहर आते हैं और बाहर आकर के जिस जगह पे ये रुकते हैं वो इजराइल है। वो उस समय रेगिस्तान है, बंजर है, वहां कोई नहीं रहता। तो ये आकर के मोसेस अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ये लोग अपनी, वो रेगिस्तान में जैसे लाइफ हो सकती है वैसे वो स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो ये इजराइल की हिस्ट्री है। अब कुरान तक में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कम से कम 50 से 100 दफा बनी इजराइल और ये सब जिक्र आया है कि हाँ, यहूदियों का इस एरिया में प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंस है। यही नहीं, अरब का काफी बड़ा हिस्सा जो सऊदी अरब आज की डेट में है, वहां तक ये पूरे जूस और यहूदी ही फैले हुए थे। मदीना जो इनका शहर है, मदीना भी मेनली यहूदियों का शहर था। इवन हजरत मोहम्मद की जो पत्नी है पहली वाली खदीजा, उनके बारे में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन थी, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो यहूदी थी। लेकिन मक्का में, मदीना में, अरब में ऑलमोस्ट 40-50% की पॉपुलेशन यहूदियों की थी या उससे ज्यादा की। क्योंकि सारे ही, मतलब जैसे जीसस की बात करें तो जीसस भी यहूदी थे। ये बात अलग है कि उनके भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जूस के साथ हो गए थे बहुत सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि वो एक समाज सुधारक टाइप के आइडियोलॉजी वाले इंसान थे। और इन चीजों को लेकर के वो मंदिरों की कई प्रथाओं को, जो यहूदियों के मंदिर हुआ करते थे उनकी कई प्रथाओं वगैरह को लेकर के जीसस आवाज उठाते थे, या जो कुप्रथा कह लीजिए हो जाती हैं, डेवलप होती हैं समाज में। तो उन कुप्रथाओं को लेकर के समाज में, मतलब समाज को ये जागृत करने की कोशिश करते थे। और उसके नतीजे में मंदिर के जो मैनेजमेंट था, जो पुजारी और बाकी लोग होते थे, उनसे इनके लगातार विवाद होने लगे जीसस के। और उसके बाद ये मंदिर के पुजारी वगैरह जो तबका है, उन्होंने वहां पे, उस समय रोमन्स का साम्राज्य था, तो रोमन एस्टैब्लिशमेंट का जो गवर्नर वहां पे अपॉइंटेड था, उससे इन पुजारियों ने शिकायत की कि ये व्यक्ति जो है समाज में एक भेदभाव फैला रहा है और विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है, इस पे कोई कार्रवाई की जाए। उसके बाद रोमन्स ने जांच की और पता लगाने के बाद जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। चर्च जो है वो यहूदियों से वो उस खून का बदला लेने की बात करता है, और इसलिए चर्च बोलता है कि यहूदियों को खत्म कर दो, मार दो। ये चर्च का स्टैंड है। लगभग यही स्टैंड इस्लामिस्ट्स ने अडॉप्ट किया हुआ है कुरान का, क्योंकि इनके जो हजरत मोहम्मद हैं और कुरान में जगह जगह इजराइल के यहूदियों के साथ इनके टकराव और लड़ाइयों और युद्धों का जिक्र आता है, तो वो भी इनको दुश्मन मानते हैं शुरू से। लेकिन यहाँ ये डिस्प्यूट नहीं है कि वो जमीन जो है वो इजरायलीज या यहूदियों की ही थी। मैक्सिमम अरब रीजन जो है वो भी इन्हीं का था, यहूदियों का। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि जैसे इस्लाम उसी एरिया से जनरेट हुआ, क्या बोलते हैं आपका, क्रिश्चियनिटी उसी एरिया से जनरेट हुआ, और
यही यहूदियों में से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो करके मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस बन गए, तो वो एक मिक्स पॉपुलेशन बन गई जहां पे तीन रिलीजन हो गए। लेकिन अगर बाकी के दोनों रिलीजन्स को आप देखेंगे तो जो हिब्रू बाइबल है या जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो बेसिकली यहूदियों की किताब है। ओल्ड टेस्टामेंट को पुरानी बाइबल कहा जाता है, न्यू टेस्टामेंट को क्रिश्चियंस मानते हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट का आधार ओल्ड टेस्टामेंट ही, ठीक है ना। तो मदर बुक वो है, उससे इन्होंने अपनी बुक बनाई जिसे बाइबल कहते हैं, और उसी के रेफरेंसेस को यूज करके कुरान में भी भरे पड़े हैं ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंसेस। उसके जो किस्से हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, अब्राहम की बात होती है, वो सारे किस्से कहानियां वहां से ही आते हैं। तो बेसिकली मूल धर्म जो है, जैसे भारत में हिंदू धर्म है, अब हिंदुओं से निकले हुए फिर बुद्धिस्ट हुए, जैनी हुए, सिख जनरेट हुए, ऐसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय मत हिंदुइज्म से निकले हैं। पहले उसके बहुत पहले शैव, शाक्त और वैष्णव मत निकले, है ना। तो मेन मूल जो था वो हिंदू थे, फिर इनसे अलग अलग मत निकले, संप्रदाय निकले, कई बार इनमें आपस में टकराव हुआ, और फिर बाद में उनको समझाइश करके और समझौता करके एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने के फॉर्मूले भी बना लिए हिंदुओं ने। वहां पे वो फॉर्मूले नहीं बन पाए, क्योंकि जो नया मत आता था वो पुराने वाले को झूठा और गलत बता देता था, और दुश्मनी का एक ग्राउंड लेकर के चलना शुरू हो जाते थे। तो वहां पे वो खूनी दुश्मनी आज भी बनी हुई है, जो भारत में आपको शैव, शाक्त, वैष्णव और बुद्धिस्ट, जैनियों और सिखों, इनमें आपस में वो धार्मिक दुश्मनी नहीं है। हिंदुओं की किसी किताब में नहीं लिखा है कि इनको मारना है, या इनकी किताबों में नहीं लिखा है कि जहां हिंदू दिखे तो उन्हें मार दो। यहाँ पे वो चीज नहीं है, धार्मिक आधार पे नहीं है। हाँ, इन सारे संप्रदायों में, मतों में कुछ कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की खुराफात दिमाग में डालते रहते हैं, जैसे खालिस्तान का मूवमेंट जो है वो। बाकी अगर देखा जाए तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हिंदू अलग हैं या दुश्मन हैं या कुछ ऐसी बात है, उनसे कोई फर्क है। अब ये फिलिस्तीनी कहाँ से आते हैं, तो ये इजराइल का जो कंट्री बनी, इजरायली जो यहूदी आकर के बसे, जो इजिप्ट से निकाले गए और यहाँ आकर के इन्होंने एक अपना देश बनाया। रेगिस्तान था, बंजर इलाका, समंदर के किनारे आकर के वहां रहे, अपना जो भी था। अब वहां कुछ लोग दूसरी जगहों से आकर के बसने लगे किनारे पे, उनको ये हिब्रू भाषा में फिलिस्तीन कहा गया, फिलिस्तीनी कहा गया। अब ये जो फिलिस्तीन का शब्द है, इसका मतलब ही होता है घुसपैठिया, ठीक है। तो आज तक ये लोग फिलिस्तीनी कहलाते हैं। तो ये फिलिस्तीनी मतलब हिब्रू भाषा में घुसपैठिया ही इसका मतलब है। ये शुरू से वहां पे जूस के, इजरायलियों के बाद आए और घुसपैठ करके रहे। और गाजा वाला जो पट्टी है, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के बाजू से लगा हुआ है, ये समंदर के रास्ते ही आए थे और उसी किनारे में ये लोग सीमित थे। यहूदियों ने इनको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। तो वहां पे दो किस्म के लोग हैं, एक ये फिलिस्तीनी है और एक अरब फिलिस्तीनी कहलाते हैं, जो कि वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इजराइल के अंदर भी रहते हैं। इजराइल की आर्मी में, सरकार में बहुत सारे अरब काम करते हैं, उनको इजरायली भी अरब्स बुलाते हैं, ठीक है। वो अरब मुस्लिम्स हैं, वो फिलिस्तीनियों से अलग है। ये फिलिस्तीनी एक अलग ही प्रजाति है। अच्छा, इनका घुसपैठ करने के बाद फिर हुआ ये कि अरब्स के साथ और दुनिया भर के झगड़े विवाद आए दिन के होने लगे। खासतौर से इस्लाम जब से पैदा हुआ, तो इस्लाम, क्योंकि पूरा जो मक्का मदीना और वहां का एरिया है, वो इन लोगों ने जब कैप्चर करना शुरू किया, तो ये सारे एरियाज में जूस और यहूदियों की ही वो थी, मेजॉरिटी थी। ये लोग ट्रेड, व्यापार और बिजनेस में बहुत स्ट्रांग थे उस एरिया में। तो क्योंकि इनके पास पैसा होता था, तो इनके ऊपर हमले करके इनके कबीलों को, इनके गांवों को लूटना और उससे अपना साम्राज्य बनाना, उस पैसे से, दौलत से, इनकी लड़कियों को, महिलाओं को कैप्चर करना, बच्चों को कैप्चर करना, उन्हें गुलाम बनाना, उनके पैसे छीन लेना, सब कुछ करना, ये सब चलने लगा। ये सब चलने लगा तो जो यहूदी दूसरे थोड़े दूर इलाकों में थे, उन्होंने जब देखा कि यार बाजू वाला गांव पे कब्जा कर लिया, लूट लिया, या इस कबीले को लूट लिया, उसको लूट लिया,
तो ये यहूदियों ने बोला कि यार यहाँ पे अब रहना ठीक नहीं है, तो ये निकलने लगे वहां से, उस एरिया से। तो ये यूरोप और इधर उधर जाकर के इन लोगों ने वहां पे काम धंधा कारोबार जमाना शुरू किया। पैसा इनके पास अच्छा खासा था, यहाँ से ले करके ये सब यूरोप और बाकी जगहों पे चले गए। इन्होंने वहां पे अपने कारोबार जमाने शुरू किए और वहां भी ये सक्सेसफुल हो गए। वहां पे भी यही समस्या हुई स्थानीय लोगों को कि ये बाहर से लोग आए, बसे, इन्होंने कोई ऐसा कब्जा वब्जा नहीं किया, बकायदा अपने पैसे से जमीनें खरीदी, प्रॉपर्टीज खरीदी, दुकानें, शोरूम, बिजनेस, इंडस्ट्री, जो कुछ भी है, और बैंकिंग का पूरा एक कल्चर और सिस्टम वहां पे शुरू किया यूरोप में। बैंकिंग जो आज की मॉडर्न बैंकिंग है, अगर उसकी बात करें तो वो उसको पैदा करने वाले ये यहूदी और जूस हैं। आज भी दुनिया की बैंकिंग के ऊपर जो कंट्रोल है वो यहूदियों का सबसे ज्यादा है, सबसे स्ट्रांग है। तो वर्ल्ड का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अगर आज कंट्रोल किसका है तो वो देखा जाए तो वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जूस का है, यहूदियों का है। इसीलिए अमेरिका इनके सामने हर तरह से झुक के रहता है, क्योंकि यहूदियों ने अगर चाह लिया तो वो 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं। वो इतने पावरफुल हैं, वो स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, वो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, वो बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि और ये हजारों साल पुरानी फैमिलीज जूस की जो करती चली आ रही हैं, ठीक। तो ये जूस जब बाहर माइग्रेट होने लगे, फिर उसके बाद इनको यूरोप में भी टारगेट बनाया गया। सबसे ज्यादा टारगेट बनाना शुरू किया लास्ट में जाकर के हिटलर ने। और वो होता है, कोई भी पैसे वाली कम्युनिटी बन जाती है और वो अगर बाहरी कम्युनिटी है तो वो उसके खिलाफ एक नफरत का माहौल टाइप बन जाता है। बीच में हमने देखा था कि अफ्रीका में कई कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ इस टाइप की बातें हुई थी, क्योंकि इंडियंस वहां की सबसे सक्सेसफुल और पैसे वाली कम्युनिटी थी। आज की डेट में आप बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर भी मीडिया में कई एंकर्स या कई चैनल्स इस टाइप की बात करते रहते हैं कि ये इंडियंस इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, या इंडियंस के पास इतना पैसा क्यों है। क्योंकि वहां पे एक एवरेज हाउस होल्ड की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा अर्न करने वाला अगर कोई है तो वो इंडियन कम्युनिटी टॉप पे आती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एजुकेशन है उनका, मतलब 70% के ऊपर 74% के आसपास कॉलेज डिग्री ग्रेजुएट्स हैं इंडियंस। जबकि अमेरिका का जो एवरेज है अमेरिकन का, व्हाइट अमेरिकन का, वो 20-25% के आसपास। तो हाईली एजुकेटेड लोग हैं। जब एजुकेटेड हैं तो इनके इनकम लेवल्स हाई हैं, इनकम लेवल्स हाई हैं तो इनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। दूसरा, इनका फैमिली सिस्टम बहुत स्टेबल है, इनके डाइवोर्सेस नहीं होते हैं इंडियंस के। अमेरिकन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि 50 साल की एज आते आते 3 डाइवोर्स हो गया है। 3 डाइवोर्सेस में आपने जो कुछ कमाया धमाया है वो बट बुटा के टूट टूट के आदमी के पास या परिवार के पास कुछ बचता ही नहीं। भारतीयों के साथ वो चीज होती नहीं है। एक बार शादी हो गई, आखिरी तक चलती है, बच्चे बड़े होते हैं, कई बार वो जॉइंट फैमिली रहती है, सारे इकट्ठा एक ही फैमिली में रहते हैं, एक बड़ा सा घर बना लिया, उसी घर को बड़ा करते जाते हैं, एक्सपैंड करते जाते हैं, या आजू बाजू में दूसरे घर ले लेते हैं और पूरी फैमिली उसमें इकट्ठा रहती है। 4 भाई हैं, चारों इकट्ठा रह रहे हैं, इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करते जाते हैं, बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। इसलिए इंडियंस की वेल्थ क्रिएशन बहुत तेज है। इसका रिजल्ट ये है कि अमेरिका इंग्लैंड में भी बहुत सारी एक जो वहाँ की स्थानीय कम्युनिटी है, इंडियंस को लेकर के एक चिढ़ का माहौल है कि यार ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, हम लोगों से ज्यादा पैसे वाले ये कैसे हैं। तो यही कुछ जूस को फेस करना पड़ा यूरोप में। तो हुआ ये कि फिर ये यूरोप से ये लोग निकल करके जब मारा जाने लगा, लूटा जाने लगा लगातार। अब जैसे जो छोटे छोटे राजा जमींदार होते थे उनके राज्य में देखा तो टॉप के जो 10 बड़े व्यापारी हैं सारे यहूदी हैं। अब राजा का खजाना खाली है, अपनी अय्याशियों में या किसी भी चीजों में उसने कर दिया। तो राज्य को अगर पैसा चाहिए तो क्या करें, तो अचानक उसने एक माहौल बनाया कि ये यहूदी पूरी जनता का खून पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमला करके उनको लूट पीट के और उनका सारा पैसा वैसा जब्त करके और यहूदी को भगा दिया। तो जब ये होने लगा तो यहूदी यूरोप वगैरह से
फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि चलो वापस हमारी अपनी ज़मीन पे चलते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने इनके ऊपर भयानक अत्याचार किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही कुछ 6 करोड़ यहूदियों को मारा गया बुरी तरीके से। अब इससे पूरी दुनिया डिफेंसिव हो गई थी और शर्मिंदा हो गई थी कि इतना गलत काम हुआ है। और हिटलर को क्योंकि चर्च का सपोर्ट था, और चर्च का बड़ा एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस है कि यहूदियों को खत्म करना है। वही मैंने जो आपको बताया, खून की दुश्मनी वाला एक कॉन्सेप्ट कि जीसस को मरवाने में इनका हाथ था, तो इसलिए ये हमारे दुश्मन हैं, इनको खत्म करना है। उस माइंडसेट से क्रिश्चियन चर्च की बैकिंग से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना लिया और 6 करोड़ के करीब यहूदियों को यातनाएं दे करके और ऐसा करके मारा। और बेसिकली उसका जो एम था, मुद्दा था, विषय था हिटलर का, वो वही था कि ये पैसे वाले हैं, इनसे पैसा, इनको लूटने का एक तरीका है कि उसने एक माहौल बनाया कि यहूदियों के खिलाफ जर्मन लोगों के मन में, और उनको गिरफ्तार करना, सब कुछ जब्त कर लेना, इनको जेल में डाल देना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देना, टॉर्चर करना, सब करना। तो ये लोग उससे परेशान थे ही, और क्योंकि बैंकिंग वर्ल्ड की इनके हाथ में थी उस समय भी, कुछ यहूदी परिवारों के हाथ में थी, और वो बैंक के थ्रू वो पूरे युद्ध को फाइनेंस कर रहे थे। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो इंग्लैंड और अमेरिका के सामने इन लोगों ने एक दबाव डाला कि हमारी मदरलैंड हमको वापस चाहिए। अच्छा, इस युद्ध में हुआ ये कि जो टर्की का ओटोमैन एम्पायर था, जो इस्लामिक खलीफा था टर्की में, वो युद्ध हार गए थे, और उस ऑटोमन एम्पायर की मैक्सिमम टेरिटरी जो थी वो इंग्लैंड के कब्जे में आ गई थी। यहां पे की रोल था इंडियन आर्मी का, जिसने हाइफा का जो क्रिटिकल पोर्ट है, वो हाइफा का शहर और पोर्ट इंडियन आर्मी ने ऑटोमन एम्पायर की आर्मी को हरा के, जर्मन और ऑटोमन एम्पायर जो था उनकी आर्मी को हरा के उस शहर पे कब्जा इंडियन आर्मी ने किया, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो इन लोगों को, ज्यूज को लगा कि अब ब्रिटिश कंट्रोल में हमारी जमीन आ गई, तो इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमको देश दो, और फिर इंग्लैंड के साथ कुछ बातचीत शुरू होने लगी। तो ये फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये लोग माइग्रेट होकर के वापस इजराइल आने लगे धीरे धीरे। यहां पे इन लोगों ने, ये मेनली पैलेस्टीनियंस जो थे, ये कब्जा करके बैठे थे इनकी जमीनों पे। बहुत सारी जमीन मैक्सिमम इन ज्यूज ने आकर के इन पैलेस्टीनियंस से खरीदना शुरू किया और अपना काम धंधा, कारोबार, खेती बाड़ी, ये सब सेट करना शुरू किया। पैलेस्टीनियंस कुछ नहीं करते, बस जमीनें कब्जा करके बैठे थे। ये यहूदी आए, इनको जमीनें बेच दी। बेचने के बाद आज कहते हैं कि हमने बेच दिया तो क्या, जमीन पे अभी भी हमारा अधिकार। ठीक है, तो ये है पूरा इनका किस्सा। और उसके बाद फिर एक इजरायली स्टेट की घोषणा हो गई 1948 में। इजराइल बन गया, जिसका कि इन लोगों ने बहुत विरोध किया। हालांकि उस समय भी पैलेस्टाइन नाम का कोई देश नहीं था, ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ये जमीन थी, और उसके बाद ब्रिटिश कब्जे में आई, तो वो भी ऑटोमन एम्पायर की जमीन कहलाती थी। फिर उससे इजराइल वापस बन गया। पहले भी इजराइल था, बाद में भी इजराइल बना, बीच में पैलेस्टाइन था नहीं। ये पैलेस्टीनियंस एक्चुअली घुसपैठी हैं और वो वहां बैठे हुए थे। तो ये स्थिति है, और यहूदियों ने वापस आकर के अपनी जमीन दोबारा इनसे खरीदी मैक्सिमम, है ना। तो ये एक कहानी है जो रियलिटी है। अब आते हैं आज की स्थिति में। तो आज की स्थिति में वही एक किस्सा चला आ रहा है कि इनका, फिलिस्तीनियों का और इजरायलियों का। असल में अब बीच में एक अभी बयान आया भारत का, विदेश मंत्रालय का, कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन देश का। तो सब लोग बड़ा उछलने लगे कि ये लो जी, मोदी ने तो बड़ा इजराइल को सपोर्ट किया था, लास्ट में झुकना पड़ा सरकार को अरब देशों के दबाव में, और ये है वो है। तो ये जाहिल लोग हैं,
मदरसे में काम की बात तो पढ़ाई नहीं जाती। फिलिस्तीनी देश का प्रस्ताव खुद इजराइल ने रखा था, क्योंकि ये नाक में दम किए हुए थे, सिरदर्द बने हुए थे इजराइल के लिए। चोरी, लूटपाट, चाकू मारना, ये करना वो करना, ये फिलिस्तीनियों में शुरू से काम। ठीक है, जैसा मैंने बताया, ये आए ही घुसपैठिए थे, लुटेरे थे, चोर टाइप के लोग थे, इनका काम ही यही था। तो इन लोगों ने ये बोला कि यार तुम लोग एक हिस्सा ले लो, अलग देश बना लो, तुम लोग जाओ यहां से, वहीं रहो, उसके लिए हम पैसा वैसा भी दे देंगे तुम लोगों को, अपना देश बना लो, घर मकान बनाओ, वहीं रहो, जो करना है करो, उसके अंदर करो। ये इजरायलियों ने सबसे पहले मेरे ख्याल से 1920-30 में जब शुरुआत का टाइम था तो ही एक प्रपोजल दिया था। उसके बाद 1948 में जब इजराइल बना, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना, तो उस पीरियड में शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ये प्रस्ताव आया, वही इजरायलियों का दिया हुआ कि भाई इनको फिलिस्तीनी देश बना के दे देते हैं, ये सिरदर्द खत्म कर। ऐसा 4 बार हुआ है और चारों बार इजराइल हाँ बोल के कि हाँ भैया हमें मंजूर है, दे दो इन्हें, लेकिन हर बार उसका फिलिस्तीन देश का विरोध इन फिलिस्तीनियों ने ही किया। आज अगर भारत कह रहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, तो वो बेसिकली हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू का ही समर्थन करते हैं। जो हम लोग आजकल बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान की कंडीशन देख के कि अच्छा हुआ था पार्टीशन हो गया था, ये इतने जाहिल और फालतू के लोग यहां देश में होते तो हम लोगों की क्या हालत बना के रखे होते, अच्छा है चले गए। तो इजरायली बेचारे वही बात कर रहे हैं कि तुम लोग अलग देश बना के चले जाओ मालिक। तो ये फिलिस्तीन देश का प्रस्ताव बेसिकली ओरिजिनली इजरायली लोगों का प्रस्ताव है और ये मान नहीं रहे हैं। ये फिलिस्तीनी उस प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि ना, हमें अलग देश नहीं चाहिए, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये पूरा इजराइल हमारा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म और जो जिहादी कंसेप्ट है ये उससे चल रहे हैं 2022 में। ये देखिए, ये मोहम्मद जहर, क्या नाम है इनका, हाँ मोहम्मद अल जहर, नाम ही जहर है, जहरीला। ये मीडिया प्रभारी हैं हमास के। इनका 2022 में एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया है जिसमें उनका कहना है कि भाई हमारा टारगेट सिर्फ इजराइल नहीं है, हमारा टारगेट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करना है, जो कि एक्चुअली पूरी धरती की जितनी जमीन है उसका टोटल है। मतलब इनका कहना है कि हमें पूरी धरती पे कब्जा करना है। ये जो विवाद है ये तो सिर्फ एक बहाना, ये खत्म हो जाएगा। हम मान लो इजरायलियों को, सारे जूस को हम भगा देते हैं यहां से, इस पे हम कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ करके देखेंगे कि अब गैर इस्लामिक और कौन सी कंट्री है आजू बाजू में, उस पे चढ़ेंगे, फिर अगली कंट्री पे चढ़ेंगे। तो ये वो गजवाए हिंद और ये वो वाली फिलॉसफी है। तो इसलिए इन्हें शांति नहीं चाहिए पैलेस्टीनियंस को। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दें, जो प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया, ये घुसपैठिए थे। आज भी इनकी लड़ाई यहूदियों को भगा करके फिर से उस जमीन पे कब्जा करने की। इन पे कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, ये गलत लोग हैं, यही गलत कर रहे हैं। तो ये चीज हमको समझनी है। फिलिस्तीन देश का समर्थन अगर भारत कर रहा है तो फिलिस्तीन देश का पहला प्रस्ताव खुद इजराइल से आया है, यहूदियों के द्वारा दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि इनको एक देश, एक टुकड़ा देके अलग कर दो, यहां हम लोग शांति से जी सकें। उसका विरोध ये खुद फिलिस्तीनी करते हैं कि नहीं चाहिए हमें फिलिस्तीन राष्ट्र, हमें पूरा चाहिए। अब इनके कारनामे, ये इसमें से कुछ इजिप्ट पहुंचे, बॉर्डर लगा हुआ है, यही फिलिस्तीनी, ये इजिप्ट पहुंचे, वहां पे इन्होंने खुराफातें शुरू की। वहां की जो सरकार थी उसने इन्हें मार कूट के भगाया। इन्हीं फिलिस्तीनियों में से कुछ जॉर्डन में घुसे थे। जॉर्डन में घुसने के बाद इन लोगों ने खुराफात करनी शुरू की। वहां पे
वहां का जो किंग है, जो अभी मौजूदा किंग है जॉर्डन के, उनके पिताजी को, इनके लिए बोला जाता है, जॉर्डन के जो किंग हैं इनके लिए बोला जाता है कि ये मोहम्मद साहब की 14वीं पीढ़ी है। तो जैसे सऊदी अरब के पास मक्का मदीना है, लेकिन दुनिया भर में जितने भी ये इस्लाम से संबंधित जितने भी मेन मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसके कस्टोडियन जॉर्डन का ये रॉयल फैमिली माना जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के 14वें वंशज या 15वें पीढ़ी जो भी है उसमें आते हैं। तो ये मौजूदा जो शाह हैं जॉर्डन के किंग, उनके पिताजी की हत्या कर दी या शायद करने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, ये फिलिस्तीनियों ने। और जब ये सब होने लगा तो जॉर्डन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी। आर्मी की टुकड़ी का नेतृत्व जो कर रहा था एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी था, उसका नाम था जियाउल हक जी। और जियाउल हक ही बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना तख्ता पलट करके। जियाउल हक ने जॉर्डन के अंदर जाके कहते हैं कि कम से कम 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया। जी हाँ, पाकिस्तान की फौज, वही इस्लामिक देश, दूसरे इस्लामिक देश जॉर्डन के अंदर जाकर के इन इस्लामिक जिहादी फिलिस्तीनी 20-25 हजार लोगों का नरसंहार, कत्लेआम, जो आप चाहे वो बोल दें। और ये मिनिमम आंकड़ा, किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं 30 से 40 हजार का भी आंकड़ा हो सकता है। तो सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो मतलब मिनिमम 20-25 हजार पे सब एग्रीड हैं कि इतने तो मार ही दिए थे, और पाकिस्तान की आर्मी ने मारे। तो अभी अगर इसराइल ने बॉम्बिंग की है और खुद हमास वाले बोल रहे हैं कि 1800 फिलिस्तीनी मरे हैं, तो भैया अभी तो जियाउल हक का आंकड़ा नहीं छू पाया है इसराइल। तो वो तो अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलिस्तीनी मारो अभियान का बना रखा है, और तब किसी ने कोई मानवाधिकार और इसकी उसकी बात नहीं की थी, क्योंकि जॉर्डन के खिलाफ कोई मुस्लिम नहीं बोलता, क्योंकि वो रॉयल फैमिली मोहम्मद साहब की 14वीं 15वीं पीढ़ी है, उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। और उन्होंने आदेश दिया था कि इनको मार काट के खत्म करो, ये कहां से हमारे देश में आ गए हैं, हमारी ही सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये फिलिस्तीनियों का एक चरित्र है। यही कारण है कि ये भूखे नंगे मरते हैं, इनको दूसरे देश भीख दे देते हैं, लेकिन इनको शरण कोई मुस्लिम देश नहीं देता अपने। ये अमेरिका में बैठे हैं, ये इजराइल, ये क्या बोलते हैं, यूरोप में बैठे हैं, ये जहां भी बैठे हैं दूसरे देशों में बैठे हैं। जैसे ये विवाद शुरू होते ही इजराइल ने सबसे पहला काम क्या किया, अपना बॉर्डर सील, ये इजिप्ट ने अपना बॉर्डर सील कर दिया। उन्हें पता है कि ये घुसे तो हमारे लिए कितने बड़े नासूर बनेंगे। बोले मरते हैं मर जाए, हम घुसने नहीं देंगे। आपको ताज्जुब होगा, ये इजिप्ट और गाजा की जो बॉर्डर है, सीमा है, 40 किलोमीटर के करीब होगी मेरे ख्याल से। एक चेक पॉइंट है बस जहां से आना जाना हो सकता है, सिर्फ एक, और 6 फुट गहरी और 16 फुट ऊंची, मतलब 6 फुट जमीन के नीचे उसकी नींव डाली हुई है कंक्रीट की, और 16 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार इजराइल ने बनाई है उस बॉर्डर पे, गाजा और इजिप्ट के बीच में। और उसके ऊपर 5-10 फुट लोहे की तार लगा के उस पे बिजली दौड़ा के रखा हुआ है इजिप्ट ने। अब आप सोच लीजिए, इजिप्ट मुस्लिम कंट्री है और भयंकर पहरेदारी रखता है इजिप्ट की, एक भी आदमी यहां से न घुस पाए हमारे देश में, और सिर्फ एक चेक पोस्ट, एक गेट रखा है उस बॉर्डर पे। तो ये है, ये बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, इनसे रूह कांपती है। ये सीरिया, जॉर्डन, जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं बोल रहे हैं इनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। ये कोई आ नहीं रहे हैं इनके साथ लड़ने के लिए,
ना इनको अपने यहां आने दे रहे हैं। रीजन उसका बिल्कुल वही है, ये इतने खराब और खुराफाती किस्म के लोग हैं जैसे पाकिस्तानी। ये जहां जाएंगे इन्होंने चोरियां करनी है, इन्होंने क्राइम शुरू कर देने हैं। ये मतलब जिस देश में जाते हैं उसके लिए सिरदर्द बन जाते हैं। अभी सऊदी अरब वगैरह ने बोला कि अब भाई हमारे यहाँ जेलें भरी पड़ी हैं, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, और जो जेल के अंदर भिखारी हम पकड़ के ला रहे हैं 90% से ज्यादा पाकिस्तानी निकल रहे हैं। तो ये जहां जाते हैं मतलब कोई पॉजिटिव उस देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, ये सिरदर्द बन के जाते हैं और खून पीने लगते हैं उनका जाके वहां। यही हरकतें फिलिस्तीनियों की। और फिर अगर इनको टोका जाता है तो ये झुंड बना के इकट्ठा होकर वहां की सरकार के खिलाफ हरकतें शुरू कर देते हैं, दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। अब हमास पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको एक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में तब्दील किया जाए। वो भी इसलिए सक्सेसफुल बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स में ये लोग शफी फिरका है फिलिस्तीनियों का, और सऊदी अरब है जैसे तो वो सलाफी वहाबी, वो उनके फिरके अलग हैं, इनकी मस्जिदें अलग होती हैं, ये एक दूसरे के साथ नमाज भी नहीं पढ़ते हैं दोनों सुन्नी। तो इसलिए वो भी एक डिफरेंस है कि एक दूसरे के लिए ये लड़ने भी नहीं जा रहे। इसलिए आप देखेंगे कि सऊदी अरब पे कोई बहुत ज्यादा बयान नहीं आ रहा, शांत बैठा है। यूएई शांत बैठा है, बहरीन शांत बैठा है, कुवैत थोड़ा बहुत बीच में बोला, वो भी शांत ही है। मैक्सिमम कंट्रीज अरब की शांत हो गई हैं, बस उछल कूद कर रहा है कोई तो कतर कर रहा है, सीरिया कर रहा है क्योंकि सीरिया की इजराइल से वैसे ही दुश्मनी चल रही है। सीरिया की कुछ जमीन पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ है ना। जॉर्डन थोड़ा बहुत बोल रहा है, उसका भी वही रीजन है कि गोलन हाइट्स करके एक पहाड़ी है, हिल एरिया है, उस पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ। और ये गोलन हाइट्स जो है, कुछ हिस्सा उसका जॉर्डन में आता है, कुछ हिस्सा उसके आसपास का वो सीरिया में आता है, और उस पे इजराइल का कब्जा है। और वहां से इजराइल अब ऑयल निकाल रहा है, गोलन हाइट्स उस रीजन में ऑयल है। उस रीजन में ऑयल का एक ब्लॉक इंडिया को मिला हुआ है इजराइल के द्वारा, और इनका कहना है ये हमारी टेरिटरी है, हमारी जमीन है, जॉर्डन का, सीरिया का। तो इसलिए इनकी दूसरी कमर्शियल एंगल से ये लैंड डिस्प्यूट जो है वो उस टाइप की स्थिति है। जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और चीन से रोड बनवा रहा है, वैसे ही इजराइल ने उनकी जमीन पे उनका कहना है कि इजराइल ने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है और भारत को भी उसमें दे रखा है तेल निकालने के लिए। इजराइल का कहना है कि हजारों साल पुराना इतिहास है, ये सब जमीनें हमारी थी, 1400 साल पहले तो तुम लोग थे ही नहीं, हम तो 3-4 हजार साल से यहाँ पे हैं। तो ये कुल मिलाकर के है। लेकिन पूरी कोशिश हो रही है इस्लामिक वर्ल्ड का एक तबका इसको इस्लाम वर्सेस अदर्स की लड़ाई बना करके दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि कितने सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि जैसे अभी फ्रांस है, फ्रांस ने बड़ा क्लियर कट आदेश जारी कर दिया है कि फिलिस्तीन के समर्थन में किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी होगा, सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देंगे, निकाल देंगे देश से, सिटीजनशिप वगैरह खत्म कर देंगे। यही टाइप का कुछ आदेश इंग्लैंड से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इसी टाइप की कार्रवाई कर रहा है। भारत में जैसे यूपी में योगी सरकार ने पहले सबसे ऑर्डर किया कि सरकार का जो स्टैंड है उसके खिलाफ या उससे उलट जाकर के कोई अगर बकवास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने खुरापात शुरू की और धरना प्रदर्शन वगैरह शुरू किया, तो उसके बाद वर्ल्ड वाइड एक सख्त स्टैंड ले लिया गया है मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा। अरब कंट्रीज की बात करें तो आधी अरब कंट्रीज तो न्यूट्रल बैठ गई हैं एक तरीके से, और 2-4 कंट्रीज हैं तो वो भी अपने जो पर्सनल इजराइल के साथ दुश्मनी है उसके कारण वो फिलिस्तीन का नाम ले लेकर के इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन को लेकर के किसी का कोई बहुत ज्यादा दिल से सिंपैथी वगैरह नहीं है। सिर्फ एक जाहिल मुल्क है देश दुनिया में, पाकिस्तान, जिन जाहिलों को बड़ा
प्यार मोहब्बत उमड़ रही है। और दूसरे खुराफाती लोग हैं ईरान। ईरान शुरू से वहां पे पंगे कर रहा है। ईरान हिस्टोरिकली करता आ रहा है, जबकि वहां पे कॉमेडी ये है कि ईरान खुद शिया है, ये फिलिस्तीनी सुन्नी है, लेकिन फिर भी ये इनको फाइनेंस करता है, हमास को पूरा पैसा देता है, सब कुछ करता है। इसलिए क्योंकि ईरान सऊदी अरब को नीचा दिखाना चाहता है कि देख लो, मुस्लिम जो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स हैं उनके असली नेता हम हैं। हम जहां मुस्लिम कोई लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उस राजनीति में ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। अभी उंगली उठ रही है ईरान के ऊपर कि ये पूरा हमला जो हमास ने किया था, इसके पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे से हाथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनके निकलेंगे। और वो अब देखने वाली बात है कि कब और कितने दिनों में ये खुलासा भी सामने आता है। तो ये थी पूरी कहानी, जो हिस्टोरिकल, अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि सिचुएशन है क्या। और भारत ने अगर बोला है कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, तो फिलिस्तीन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इजराइल वालों ने खुद सामने रखा है अपना सिरदर्द खत्म करने के लिए कि यार पड़ोस में अगर कोई, या आपके मतलब आपकी बहुत बड़ी जमीन है और उसमें किसी कोने में कोई एक आदमी बैठ गया, अब वो आपके घर पे पत्थर मारता रहता है, आपके कुछ भी करता रहता है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई ठीक है, हमारी जमीन है, इसको एक काम करो, बाउंड्री बना करके इसको अलग दे दो, एक मकान बना के दे दो, ये साला अपने घर में रहे। आप ये शांति एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम उसको उसकी जमीन मिल जाएगी तो वो आपको पत्थर मारना बंद कर देगा। तो ये प्रस्ताव आप ही की तरफ से है, क्योंकि जमीन आपकी, आप देने को तैयार है। उस पत्थर मारने वाले की सोच क्या है कि मैं पत्थर मार मार के इसको इतना परेशान करूंगा कि ये पूरी जमीन छोड़ के भाग जाए और मैं पूरे पे कब्जा करूंगा। तो वो उस आपके एक प्लॉट देने के प्रपोजल को नहीं मान रहा है। उसको आपका पूरा एकड़ों में जो खेत और खलिहान है वो सब चाहिए, आपकी जमींदारी चाहिए, और आप उसे एक छोटा सा खेत देने का ऑफर दे रहे हैं, वो नहीं लेना चाहता है। जबकि वो घुसपैठिया है, वो बाहर से आकर के आपके खेत के कोने में बैठ करके कब्जा करके और आपको परेशान कर रहा है। ये सिचुएशन है। तो इसलिए अगर भारत पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहा है तो वो बेसिकली इजराइल के ऑफर को ही एंडोर्स कर रहे हैं हम। तो वहां पे कहीं ऐसा नहीं है कि इजराइल का कोई विरोध है। और ये कारण है, भारत शुरू से पैलेस्टाइन के इशू को लेकर के कई जगहों पे पैलेस्टाइन के पक्ष में वोट देता आया है। तो ये सिचुएशन, अच्छा, हमास वालों की, ये फिलिस्तीनियों की मजबूरी है कि इनको फिलिस्तीन के नाम पे हाँ करनी पड़ती है इंटरनेशनल उसमें, क्योंकि ये अगर कल बोलेंगे कि नहीं हमको तो जूस को भगा करके पूरे इजराइल पे कब्जा करना है, तो दुनिया का कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये कहानी। तो ये इनके लिए मतलब वो एक सांप छछूंदर वाली जो स्थिति होती है ना, गले में छछूंदर फंस गई, वो इनके गले में छछूंदर डाल दी गई। अब ये उसको उगलना भी नहीं उगलना चाहते हैं, निगलना चाहते नहीं है, बीच में अटका करके ये घूम रहे हैं फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन देश जो है वो, उसकी ये कहानी है, ये एंगल है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। तो इसलिए ये मूर्खता जो भारत के मदरसे वाले बोलते रहते हैं ना कि देखो मोदी को पीछे हटना पड़ा और अरब देशों के दबाव में, ये इसका सच है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज्ञा दीजिए, लंबा हो गया वीडियो। कल और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस विषय पे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।